समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। इस विभाग में हम फसल को बीमारी होने से बचाने के लिए कई प्रकार के बैक्टीरियाओं को हम प्रयोगशाला में कैसे तैयार करते हैं, ये हम जानेंगे। अब हम प्रतिभा बायोटेक की प्रयोगशाला में हैं। इस प्रयोगशाला में हम बैक्टीरिया और शिलींध्रों को कैसे तैयार करते हैं, ये जानेंगे। बैक्टीरियाओं में स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, बैसिलस सबटिलिस, उतना ही नहीं जैविक उर्वरक जैसे कि राइजोबियम एजिटोबैक्टर, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटेशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये सभी बैक्टीरिया है। इन्हें कैसे तैयार करते हैं, ये हम जानेंगे। यहाँ हमारे पास प्रतिभा बायोटेक के एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हरिकृष्णा हमारे साथ है। इन्हें पूछकर आपको समझ जाएगा ऐसा एक किसान को इन सभी को कैसे बताते हैं। हरिकृष्णा, हमें बताइए कि बैक्टीरियाओं को कहाँ से हम इकट्ठा कर सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं, ये हमें बताइए। यहाँ हम जैविक उर्वरक और जैविक नियंत्रक को जो भी है, ये सभी बैक्टीरिया है, वो पूरी तरह से कृषि भूमि से या फिर एग्रीकल्चरल लैंड जहाँ भी उपलब्ध हो उसे कृषि भूमि कहते हैं। उन जमीनों से हम अब आवश्यक जमीन को चुनकर, मतलब जहाँ भी जमीन में से आवश्यक भाग को चुनकर 2 मीटर अंदर से मिट्टी को यानी कि सॉइल को इकट्ठा करते हैं। उस मिट्टी को हम प्रयोगशाला में लाकर हम उस मिट्टी को सीरियल डाइल्यूशन पद्धति से तैयार करते हैं। सीरियल डाइल्यूशन मेथड में कई प्रकार के बैक्टीरिया विलग होते हैं, तो उन सभी बैक्टीरियों पर जो कुछ भी किसान को फायदेमंद साबित होने वाले सूक्ष्म जीवाणु जैसे स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस या बैसिलस सबटिलिस हो, इन सभी प्रकार के बैक्टीरिया को, इन सभी को विशिष्ट माध्यम में उनसे संबंधित आहार और अन्य सामग्री हम यहाँ तैयार करके उन्हें माध्यम के रूप में तैयार करके उन्हें तकरीबन 120 डिग्री तापमान में ऑटोक्लूड कहते हैं, मतलब स्टेरलाइजेशन। यानी हम जो तैयार करने वाला मीडियम माध्यम है, किसी भी अन्य सूक्ष्म जीवाणु उसमें ना आने के लिए सिर्फ स्टेराइल मीडियम, स्टेराइल फूड मटेरियल या स्टेराइल इंग्रेडिएंट सिर्फ वहाँ तक ही हम क्लोन करेंगे। उसके बाद हम जो भी कुछ चीजें चाहिए जैसे विशिष्ट बैक्टीरिया जैसे स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, बैसिलस सबटिलिस, इनमें से थोड़े स्पेसिफिक मीडिया में तैयार करते हैं, ऑटोक्लोज करते हैं। फिर ऑटोक्लोज करने के बाद हम हमारे पास जो स्टेरलाइजेशन सामग्री है उन सभी डाइल्यूशन से, द्रावणों से एक एक मिली को हर मीडिया प्लेट के ऊपर डालते जाएंगे। उसके बाद 48 घंटों के बाद इंक्यूबेशन करेंगे। इनमें जो बैक्टीरिया है वो सभी अलग अलगीकरण होना शुरू होगा। तो हमें इससे ये समझ आता है कि ये बैक्टीरियाओं को या शिलींध्रों को कृत्रिम रूप से नहीं बनाया गया है। ये हमारी जमीनों में से ही हमारी फसल की रक्षा करने वाले सूक्ष्म जीवाणु जमीन में होते हैं। इन सूक्ष्म जीवाणुओं को भी हम संग्रहित कर रहे हैं। हम जमीन से मिट्टी लेकर उसमें पौधे को फायदेमंद, मतलब पौधे को उपयोगी, मतलब बीमारियों से रक्षा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को संग्रहित कर रहे हैं। आइसोलेशन करने के बाद बैक्टीरियाओं को इस तरह स्ट्रेस के रूप में, जेल के रूप में इन्हें रखते हैं। ये अंडे की अवस्था में, जिसे स्पोर्स कहते हैं, इन स्पोर को जिसके अंदर रखा जाता है, इस फ्रीज में -20 डिग्री तापमान होता है। -20 डिग्री तापमान के इस फ्रीज में हम इन्हें प्रिजर्व करके रखते हैं। इसमें -20 डिग्री तापमान रहता है, इसलिए हम इसमें रखते हैं। प्रिजर्व किया गया हुआ शिलींध्रों से हम हजारों लीटर उत्पत्ति कैसे करते हैं या तैयार कैसे करते हैं, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। इसे हमने सहज रूप से तैयार नहीं किया है। ये सभी बैक्टीरिया हमारे जमीन से ही निकाले गए हैं, मतलब
हम हमारे जमीन को लेकर उसमें से हमने इसे संग्रहित किया है। इससे हम हजारों लीटर कैसे बनाएंगे, उसे हम विस्तार से जानेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, हमारी जमीन में पौधे को फायदेमंद सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि होनी है तो उसे कार्बन आधारित आहार मिलना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम इस प्रयोगशाला में हम 1 मिलीलीटर से हजारों लीटर द्रवण करने के लिए पहले उनका आहार तैयार करना है। उन बैक्टीरिया या शिलींध्रों की वृद्धि प्रयोगशाला में करना है तो पहले उनका आहार तैयार करना चाहिए। इनके हाथ में जो देख रहे हैं हम, उसे हम मीडिया कहते हैं। यही उस बैक्टीरिया का आहार है। इसे आप कैसे तैयार करना चाहिए, ये बताइए। इसे प्रत्यक्ष रूप से बैक्टीरिया को जितने लीटर तैयार करना है वो जानकर हमें उतने ही लीटर के लिए उसका माध्यम बनाते हैं। बैक्टीरिया की वृद्धि होने के लिए सभी सामग्री या मूल तत्व इस माध्यम में मौजूद होते हैं। तो इसको हम तैयार करने के लिए इसमें अन्य सूक्ष्म जीवाणु अंदर पहुंचाने का अवसर रहता है। मतलब अन्य बैक्टीरिया इसके अंदर हो सकते हैं। उन्हें निकाल देने के लिए हम इस ऑटो क्लीनर में तकरीबन 121 तापमान में 15 से 20 मिनट के लिए 121 डिग्री तापमान के पास इस माध्यम द्रावण को, आहार जो हमने बनाया है, हम इसका निर्जंतुकीकरण करना होता है। स्टेरलाइज करने की वजह से इसमें जो अन्य चीजें हैं, मतलब जो हमें नहीं चाहिए, वो सूक्ष्म जीवाणु है, वो सभी नष्ट हो सकते हैं। क्योंकि जो कुछ किसान को लाभदायक है, जीवाणु या माइक्रोब्स, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस हो सकता है या बैसिलस हो सकता है, जो किसानों को लाभदायक सभी जीवाणु इस माध्यम में रखने की कोशिश करेंगे। तो पौधे के लिए हम ये द्रावण तैयार कर रहे हैं। ये नहीं किया तो अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो पहले से ही इसमें शामिल है, उसकी वजह से जो हम चाहिए, जैसे स्यूडोमोनास हो सकता है, बैसिलस हो सकता है, वो जीवाणु इसमें विकसित नहीं होंगे, क्योंकि जो अन्य बैक्टीरिया है वो इन्हें नष्ट कर सकते हैं। तो हमें जो सूक्ष्म जीवाणु चाहिए, सिर्फ वही रखने के लिए इस माध्यम को जो हम बनाया है, इसे 120 डिग्री तापमान में, जो शास्त्रीय पद्धति में सिद्ध हुआ है कि 120 डिग्री तापमान में किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु जिंदा नहीं रहेंगे, 15 से 20 मिनट रखकर इसके बाद साधारण तापमान में ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसमें अन्य जीवाणु नहीं रहेंगे, ये पूर्णतः न्यूट्रल हो जाता है। तो इसीलिए इसे शुद्ध करना कहते हैं। अगर हम हमारी भाषा में कहेंगे तो मतलब अन्य बैक्टीरिया इसमें मौजूद हो तो वो सभी नष्ट होने से पहले हमें इसे बंद करके इसे हम 121 डिग्री तापमान में गर्म करेंगे। हमने इसे गर्म करने के बाद इसमें वो सभी मर जाएंगे। उसके बाद उसे साधारण तापमान में ठंडा होने देंगे। इसके बाद हमें जो बैक्टीरिया चाहेंगे उन सभी बैक्टीरियों को इसमें मिला देंगे। वो कैसे करते हैं ये हम देख लेंगे। तो अब तक हमारे पौधे को लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं को उनका आहार कैसे बनाते हैं इसे देखें। अब उसमें इन बैक्टीरियाओं को कैसे मिलाते हैं वो देखने जा रहे हैं। बोलो हरे कृष्णा, ये उपकरण क्या है, उसका उपयोग क्या है? तो हमने जो द्रावण बनाया है, इसके पहले ही बनाया है, उस आहार को साधारण तापमान में ठंडा करने के बाद उसे ले आकर फिर से हम इस उपकरण में, मतलब लैबो एयरफ्लो चैम्बर जिसे कहते हैं, इस एयरफ्लो चैम्बर का काम यह है कि जितने अल्ट्रावायोलेट किरणों से अपने आप हो जाता है, इसे पराबैंगनी किरण कहते हैं, उसी तरह इसके अंदर टप्पा फिल्टर दूसरे बाजू में फिट होते हैं। इसका ये फायदा है कि इसके पहले जो इमोबिलाइजेशन करने का हम सोच रहे थे, जैसे जो बैक्टीरिया हमें चाहिए हम उसके अंदर डालना है, तो डालने के लिए ये सभी खुले वातावरण में हम नहीं कर सकते, इसलिए कि जो हम
पहली पद्धति से आहार या माध्यम हम बना चुके हैं, उसे खुले वातावरण में रखकर खोलकर उसमें बैक्टीरिया को अंदर डालने से फिर से जो खुले वातावरण में अन्य बैक्टीरिया है वो भी अंदर तक पहुंचने का अवसर है। इसीलिए हम इस प्रक्रिया में एयर फ्लो चैम्बर में हम उसका टीकाकरण करेंगे। तो इस प्रक्रिया से हमें ये फायदा है, इसके पहले जो हम टीकाकरण करना चाहते हैं, मतलब जिस बैक्टीरिया को हम इस आहार माध्यम में मिलाना चाहते हैं, उससे पहले ही हम इस चैम्बर को अल्ट्रावायोलेट किरणों को शुरू करना चाहिए, जिससे ये पूरा चैम्बर साफ होगा। अल्ट्रावायोलेट किरण शुरू करने के बाद इसे हम 20 मिनट तक छोड़ देंगे। ये सभी टीकाकरण या उस माध्यम में बैक्टीरिया को छोड़ने से पहले ही इस प्रक्रिया को, इस यंत्र को पूरी तरह से निर्जंतुक करेंगे, अंदर से अल्ट्रावायोलेट किरणों से पूरी तरह शुद्ध करेंगे। किसी भी सूक्ष्म जीवाणु इन किरणों में नहीं जी पाएंगे। इस चेंबर में भी कई प्रकार के बैक्टीरिया तो आते ही है, वो सभी बैक्टीरिया जो इन पृष्ठभागों पर हो सकते हैं। हम अल्ट्रावायोलेट किरणों से इस उपकरण को 20 मिनट तक शुरू करेंगे, जिससे इन पृष्ठभागों का जो बैक्टीरिया या जीवाणु है वो नष्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम इन हेपा फिल्टर को शुरू करेंगे। इन हेपा फिल्टरों से हवा का प्रवाह विरुद्ध दिशा में होता है। हवा दूसरी तरफ से आने से जो भी सूक्ष्म जीवाणु है वो अंदर नहीं जा सकते। अंदर से हवा बाहर आने से बाहर से अंदर नहीं पहुंच सकते। उसके बाद हम जो बैक्टीरिया इसके अंदर डालना चाहते हैं, उस आहार को अच्छी तरह ठंडा होने के बाद इसके अंदर ले आएंगे। इसी तरह जिन बैक्टीरियाओं को जमीन से लेकर आए हैं, जिसे हमने -20 तापमान में स्टेरलाइज किया है, उन स्टेज को भी हम इस प्रक्रिया में लेके आएंगे। तो उस स्टे को या बैक्टीरिया को हमने जो आहार बनाया है, उस आहार में उसका प्रवेश करवाएंगे या इनोकुलेट करेंगे। इनोकुलेट करने के पहले इसमें हेपा फिल्टर एक अग्नि होता है, हेपा फिल्टर्स होते हैं। इन तीनों पद्धतियों से या प्रक्रिया या चेंबर काम करते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायोलेट प्रकाश से बैक्टीरिया शुद्ध हो जाएगा। फिल्टरों से हवा भी बाहर की तरफ आ जाएगी, जिससे बाहर से सूक्ष्म जीवाणु अंदर नहीं आ पहुंचेंगे और फ्लेम ऑन रहता है। इस प्रक्रिया होने के वक्त ये फायर ऑन होना चाहिए, क्योंकि इसकी उष्णता से फिल्टर से बाहर आने वाली हवा, इससे बाहर आने वाले बैक्टीरिया अंदर नहीं पहुंच पाएंगे और हम इनोकुलेट करने के वक्त इस फ्लेम को शुरू करना पड़ेगा। इस चेंबर में 3 पद्धतियों से शुद्धि कर सकते हैं। एक यूवी रेंज, 2 हेपा फिल्टर, 3 फ्लेम। उसके बाद चौथा है स्टेराइल कॉटन। इस स्टेराइल कॉटन को अल्कोहल से भिगोकर फिर से अच्छे से सरफेस को क्लीन कर देंगे। ये पद्धति इसीलिए है कि इसके दौरान अन्य कुछ धूलिकण हो तो ये सभी निकल जाएंगे। इसके लिए अल्कोहल की सहायता से साफ कर रहे हैं। तो अब हम इनोकुलेशन पद्धति शुरू करेंगे। उससे पहले हमारे हाथों को भी सूक्ष्म जीवाणु चिपके हुए रहते हैं, तो हमारे हाथों को भी इनोकुलेशन के पहले, किसी भी मटेरियल को छूने से पहले हाथों को भी पूरी तरह अल्कोहल से साफ करना चाहिए। तो सिर्फ हाथ अंदर रहना चाहिए, हमारा शरीर या हमारा नाक कुछ मशीन के अंदर नहीं आना चाहिए। ये सभी कंटामिनेशन ना होने के लिए हाथों को भी मशीन के अंदर रख के हमें जो बैक्टीरिया चाहिए स्टोर किया है, उस बैक्टीरिया को
धीरे से उसे खोलकर यहाँ पर इस चीज को इनोकुलेशन लूप कहते हैं। इस इनोकुलेशन लूप से इस बैक्टीरिया प्लेट को, जिसे हमारे हाथ से सीधी तरह पकड़ के हमारी उंगली से प्लेट को उठाएंगे। ऐसा करने से बाहर के बैक्टीरिया अंदर नहीं आएंगे। प्लेट को उठाने के बाद अंदर के बैक्टीरिया को, जो स्यूडोमोनास हो सकता है या बैसिलस हो सकता है, उसे इस प्लेट के अंदर से लूप में लेना है। उसके बाद जो मीडिया हम निर्जंतुक कर चुके हैं या जो आहार हमें चाहिए, जिसे हम ऑटोक्यूलेट कर चुके हैं, उसके अंदर इस लूप को डालेंगे। इस तरह डालकर बाहर निकालेंगे। ये सभी हम विभिन्न अवस्था में करते हैं, जैसी हमारी आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, हमें अगर कल्चर ज़्यादा चाहिए, मतलब बैक्टीरिया की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए या समय से पहले चाहिए, तो कल्चर अधिक लेना चाहिए और उसे डिस्क पद्धति में लेना चाहिए। इनोकुलेशन लूप से हम सिर्फ थोड़ी सी मात्रा ले पाएंगे, लेकिन हम अगर ज़्यादा क्वांटिटी चाहते हैं तो हमारे पास कॉर्क बोरर होता है। उससे हम अधिक छिद्र बनाकर डिस्क डाल देंगे। इस डिस्क को भी मैं बताता हूँ कैसी होती है। उसे कॉर्क बोरर कहते हैं। इस कॉर्क बोर से जितने भी मिलीलीटर डिस्क चाहिए, उतने ही मिलीलीटर डिस्क बनाकर बैक्टीरिया को ले पाएंगे। इस तरह हम इन्हें करते हैं। इनोकुलेशन के पहले इसको इस तरह आग से जलाएंगे, जिससे इस पर कुछ भी माइक्रोब होंगे तो वो नष्ट हो जाएंगे। यह ठंडा होने के बाद इस तरह हम डिस्क ले लेंगे। इस लूप के अंदर पूरा डिस्क भर गया है, तो इस डिस्क से जैसी हमारी आवश्यकता है, जितनी मात्रा हमें चाहिए, उतनी ही मात्रा इसके अंदर इनोकुलेट करेंगे। तो फिर से हम इस पद्धति को दोहराएंगे। तो इस बोर को, जो भी मीडिया है, उसे छुए बिना, मतलब इसे बिल्कुल छुए बिना, उस डिस्क को बैक्टीरिया के आहार द्रव्य में डालना चाहिए। हमें यहाँ ये समझना है कि पहली प्रक्रिया में हम आहार को 105 डिग्री गर्म करके, जिससे अन्य बैक्टीरिया नष्ट हो गए, उसे ठंडा करने के बाद यहाँ ले आकर इस मशीन में खुले वातावरण में जो भी बैक्टीरिया होते हैं, उसका प्रवेश इसमें ना होने के लिए और सिर्फ जो बैक्टीरिया हमें विकसित करना चाहिए, चाहे वो स्यूडोमोनास हो या फिर बैसिलस सबटिलिस हो हो सकता है राइजोबियम, जिस किसी को भी हम इससे अंदर डालना चाहते हैं, सिर्फ उसी को ही इस मशीन के अंदर डालेंगे। ये पूरी प्रक्रिया इस मशीन के अंदर होती है। इस आहार द्रव्यों में सिर्फ एक बैक्टीरिया को डाला हुआ है। इसकी वृद्धि होने के लिए 1 मिली से पूरा 800 मिली बैक्टीरिया में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, ये सभी हम आगे की प्रक्रिया में देखेंगे। अब हम प्रोडक्शन यूनिट के पास आए हैं। अब तक हमने बैक्टीरिया को आहार द्रव्य में डाल दिया है। जो भी बैक्टीरिया हमें चाहिए, उस बैक्टीरिया को आहार द्रव्य में किसी भी अन्य बैक्टीरिया ना होने की स्थिति में हमने उसे अंदर डाल दिया है। इस 800 मिलीलीटर को पूरी तरह बैक्टीरिया में बदलने के लिए क्या करना चाहिए, ये हम देखेंगे। बताइए हरिकृष्णा जी। हमें जो बैक्टीरिया चाहिए वो इसमें डालने के बाद इसका एक इंक्यूबेशन समय होता है। ये इंक्यूबेशन टाइम ये है कि बैक्टीरिया बढ़ने के लिए एक विशिष्ट तापमान की जरूरी होती है। तो बैक्टीरिया की वृद्धि होने के लिए, मतलब हम जो 1 मिली बैक्टीरिया इसमें डालकर पूरी तरह 800 मिली में बदलने के लिए जो जरूरी है तापमान, वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस बैक्टीरिया को
जैसे कि स्यूडोमोनास हो या बैसिलस हो सकता है। तो इन बैक्टीरिया को जो तापमान आवश्यक है वो 30 डिग्री तापमान को कायम रखते हुए इन सभी को ऑर्बिटल स्टेटर कहते हैं। इन ऑर्बिटल स्टेटर 30 डिग्री तापमान में हमने जिस बैक्टीरिया को इनैकुलेट किया है वो अपने आप 48 से 72 घंटों के भीतर बैक्टीरिया में रूपांतरित हो जाते हैं यहाँ रखने से। अन्यथा इस ऑर्बिटल शेकर के ऊपर हमने जिस बैक्टीरिया कल्चर को इनैकुलेट किया है उसे इन शेकर में रखकर 200 रोटेशन पर मिनट गति में इस बैक्टीरिया को रखकर उसके बाद 24 घंटे के अंदर इस 800 मिली में बैक्टीरिया की वृद्धि होती है। मतलब जो तापमान जरूरी है और जो आरपीएम जरूरी है इस ऑर्बिटल शेकर के ऊपर रखने के बाद 2 दिन के अंदर या सिर्फ 24 घंटों के अंदर भी ये 800 मिली जो भी बैक्टीरियाओं की कॉलोनी इसमें है वो सभी इसके अंदर विकसित होते हैं। ये इसलिए होता है कि जरूरी तापमान उपलब्ध होता है, साथ साथ आवश्यक आहार भी उपलब्ध होता है। तो इस बैक्टीरिया आहार लेते हुए इस ऑर्बिटल शेकर के ऊपर जिस तापमान में इसकी वृद्धि होती है उसी तरह रखने के लिए 24 घंटों के अंदर 800 मिली बैक्टीरिया से भर जाता है। वो कैसे होता है उदाहरण के साथ दिखाता हूँ जो मैंने इसके पहले किया हुआ है। तो इस ऑर्बिटल में हमने इनैकुलेट किया हुआ मीडियम जो ऑर्गेनिज्म है उन्हें ऑर्बिटल में रखा जाएगा। वो भी हमें जो रूम टेम्परेचर या उष्णाग्रता चाहिए उस हिसाब से, मतलब 30 डिग्री तापमान यहाँ जरूरी है। हम इस ऑर्बिटल से 48 घंटे मतलब 2 दिनों के टाइम पीरियड में ये फिरते रहेंगे। इस फिरने का मतलब ये है बहुत ज्यादा कॉलोनीज विकसित होने के लिए हम इन ऑर्बिटल शेकर्स को यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ आवश्यक तापमान के साथ आवश्यक आहार देते हुए जो हमने पहले ही दे दिया है उसकी वजह से ये होगा कि उस आहार पदार्थों में जो मूल तत्व है घटक द्रव्य के ग्रहण करते हुए या फिर खाते हुए इस 48 घंटों के अवधि में पूरा 800 ml ये सभी मैट जैसे तैयार होता है। इस बॉटल में कॉलोनीज कैसी तैयार होती है इन सभी को हम माइक्रोस्कोपिक कंडीशन में इन कॉलोनीज को हम देख सकते हैं। इसके अलावा फिजिकल भौतिक रूप से इन कॉलोनीज को जांचने के लिए जो वक्त है उन 48 घंटों के बाद इस तरह टर्बिट्री तैयार हो जाएगा। ये सभी स्यूडोमोनास टर्बिट्री है। यहाँ देखिए गाढ़ी सी और सफेद कॉलोनीज तैयार हुई है। इस तरह तैयार होने के लिए 48 घंटे ऑर्बिटल शेप में फिरने के बाद इस तरह गाढ़ी सी मिश्रण तैयार हो जाएगा। 48 घंटों के बाद ऐसा हो जाएगा। मतलब ये स्मॉल स्केल यानी कम मात्रा में तैयार करने के लिए हम इन ऑर्बिटल शेकर्स को इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम यहाँ 80 लीटर तक, मतलब इस ऑर्बिटल शेकर्स 80 लीटर तक तैयार कर सकते हैं। इससे हम मार्केट करने के लिए टाल्कम पाउडर मिलाएंगे। मतलब इसके 4 गुना टाल्कम पाउडर लेकर 80 लीटर के लिए अंदाजन 400 टाल्कम पाउडर लेकर उस 400 किलो को 80 लीटर के बैक्टीरिया जो तैयार किया है या इस लिक्विड को जिसे ब्रॉथ कहते हैं इसे लेकर जाकर टाल्क पाउडर में मिला के उसके बाद पैकिंग करते हैं। उसके अलावा हम बड़े पैमाने पर तैयार करना हो एक ही बार हमें 20 टन या 30 टन इतनी क्वांटिटी चाहिए तो भी इतना छोटा ऑर्बिटल शेकर्स को साथ करना मुमकिन नहीं है। जैसे पहले बताया हुआ है 800 मिली बोतलों में तैयार करना मुमकिन नहीं। अगर हमें बड़े पैमाने पर 10 से 20 टन करना होगा फर्मेंटर को इस्तेमाल करेंगे। तो इसके पहले हम 800 मिली के बोतलों में बैक्टीरिया को कैसे तैयार करते हैं इसे हमने देख लिया, जिसको अलग अलग किया है। मतलब गर्म किया है, बैक्टीरिया को इसमें डाला है, तीसरी जगह इसे ऑर्बिटल शेकर्स में रखकर बस शेक किया है। लेकिन इन सभी को मिलाकर एक ही जगह कर सकते हैं, हजारों लीटर्स तक तैयार कर सकते हैं। उसे ही फर्मेंटर कहते हैं। यह है
5000 लीटर्स का फर्मेंटर। मतलब हम 800 मिलीलीटर तैयार कर सकते हैं, हम 5000 लीटर भी तैयार कर सकते हैं। इस तरह बड़े पैमाने पर जरूरत हो तो इस 5000 लीटर के फर्मेंटर में इसे हम पूरे तरह के प्रोसेसिंग के साथ जो हम अलग अलग करते हैं, इन सभी को यहाँ कर सकते हैं। इसके बारे में हरि कृष्णा जी। तो हम अब शेकर्स में मास स्केल प्रोडक्शन होता है, जैसे ये स्मॉल स्केल प्रोडक्शन चाहिए तो, या फिर कम मात्रा में चाहिए तो इस तरह हम शेकर्स के ऊपर इस बैक्टीरिया को तैयार करते हैं। तो यहाँ हम ज्यादा मात्रा में जितना अधिक चाहिए उतना हम फर्मेंटेशन प्रोसेस में इस बैक्टीरिया को वृद्धि कर सकते हैं। इस बैक्टीरिया कॉलोनीज को इतने 1000 लीटर्स में हम वृद्धि कर सकते हैं। यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले इक्विपमेंट का नाम है फर्मेंटर। अगर हम हिंदी में समझाना है तो फर्मेंटर का मतलब है जहाँ किण्वन होता है, उसे फर्मेंटर कहते हैं। तो फर्मेंटेशन जो है पूरी तरह से कई दिनों तक, जिसमें बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होकर, जैसे हमारे घर डस्टबिन होता है, उसको हम जितने दिन रखेंगे उतने उसकी बू बढ़ती ही जाती है। उसका मतलब यह है कि उसमें भी बैक्टीरिया की कॉलोनी मल्टीप्लाई होती जाती है। शास्त्रीय पद्धति से इसे फर्मेंटेशन प्रोसेस में इस्तेमाल होता है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि तो आज हमने सबसे पहले एक माध्यम को तैयार किया है, मतलब आहार द्रव्य तैयार किया है, इसको स्टेराइल किया है, मतलब ऑटोक्लेव किया है, और फिर उसको लेकर लैबोरेटरी कंडीशन में विकसित किया है। उसके बाद उसको लेकर 48 घंटों तक इंक्यूबेशन किया है। ये सभी एक ही इक्विपमेंट में होने वाली प्रक्रिया है। इसको किण्वन प्रक्रिया कहते हैं। तो फर्मेंटर में हम इन कॉलोनीज को कई 1000 लीटर्स में बढ़ाने के लिए पहले हम इसमें निर्जंतुक पानी लेते हैं, मतलब वो यानी कि RO वाटर हो सकता है या डिस्टिल्ड वाटर हो सकता है। समझो 8000 की टंकी है, तो उसमें 1000 लीटर के फर्मेंटर में 5000 लीटर निर्जंतुक पानी का इस्तेमाल करेंगे। स्टेराइल पानी लेना हो तो जो डीआयोडाइज्ड वाटर है, उस स्टेराइल पानी में क्या होता है स्टेराइल पानी? साधारण पानी में जो अन्य घटक होते हैं वो घटक निर्जंतुक पानी में कम होते हैं। तो पहले हम 5000 लीटर डीआयोडाइज्ड वाटर को इसे भरकर, इसमें पूरी तरह भरने के बाद हम बॉयलर जो उसे जुड़ा हुआ होता है, तो उस बॉयलर को शुरू करके, जैसे हम ऑटोक्लेव में पद्धति में जैसे 121 डिग्री सेंटीग्रेड में 15 LB प्रेशर में जैसे हम उस मीडिया को निर्जंतुक करते हैं, मतलब इसको पहुंचाने वाला आहार जैसे कि शुद्धि करते हैं, किसी तरह के माइक्रोब्स ना पहुंचे, ये सावधानी रखकर उसी तरीके से इसमें जो पानी है जो उसमें भरा हुआ है, तो बॉयलर में प्रेशर निर्माण करके उस प्रेशर को इस टाकी में भाप के रूप में पहुंचाएंगे। तो इसके लिए बॉयलर से फर्मेंटर को एक कनेक्शन होता है। तो यहाँ हम ये करेंगे कि सबसे पहले इसमें 5000 लीटर पानी लेकर 5000 लीटर को जितना आहार द्रव्य या मटेरियल जो वो ग्रहण करते हैं, जो वो खाते हैं, वो सभी आहार को इस 5000 लीटर के प्रोपोर्शन के हिसाब से डाल देंगे। डालने के बाद इस टंकी को एक ब्लेंडर रहता है जो कि वहाँ है, हम उसे शुरू करते हैं। वो स्टीलर ये करता है कि जो आहार पदार्थ इस टंकी में डाला है उसे एक हिसाब से मिक्स करके फैलाता है और अच्छी तरह से इस 5000 लीटर में घुल जाता है। मिक्स होने के बाद जो बाहरी दुनिया के पानी में मिक्स हो जाते के बाद पानी में रहने वाले कुछ सूक्ष्म जीवाणु हो सकते हैं। इस उद्देश्य से इसमें बॉयलर कनेक्टिविटी से वाफ को छोड़ा जाता है। ये सभी पाइप के द्वारा बॉयलर से कनेक्ट होता है। भाप को छोड़ने के बाद फिर से इसको पूरी तरह अंदाजन एक बार भाप छोड़ने के बाद 121 डिग्री तापमान पहुंचाने के बाद कई बार 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन भी लग सकते हैं। इसीलिए हम ये करते हैं कि इसे एक कूलिंग टावर को अटैच करते हैं। इस कूलिंग टावर से एक बार 121 डिग्री तापमान आने के बाद और
15 LB प्रेशर में रखने के बाद, क्योंकि हमें प्रोडक्शन करना है, हम जैसे पानी भर के स्टीम को छोड़ते हैं, 121 डिग्री टेम्परेचर को पहुंचते ही बॉयलर ऑफ करना चाहिए, ताकि इस रिएक्टर और अंदर का मीडिया पूरा ठंडा होने के लिए कूलिंग टावर्स को ऑन करना चाहिए जो नीचे है। उस कूलिंग टावर का इसको कनेक्शन रहता है। तो ये सभी मीडियम 7-8 घंटों के अंदर ठंडा होने के लिए जो तापमान जरूरी है उतने तापमान पर रखकर, जो अंदाजन 30 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि बैक्टीरिया का ग्रोइंग तापमान है। तो 30 डिग्री से इस रिएक्टर को ठंडा करते हैं। ये सब कूलिंग चैम्बर्स में होता है। इन सभी में पानी पहले से ही होता है और वो पानी इस रिएक्टर के मीडिया को ठंडा करता रहता है, जो पानी को फवारता रहता है। 6 से 7 घंटे में इसे पहुंचाता है, जो 6 घंटे भी हो सकता है, 7 घंटे भी हो सकता है, कई बार 10 घंटे भी लगते हैं। इस तापमान में आने के बाद या जैसे ही आवश्यक तापमान 30 डिग्री आने के बाद, जैसे 800 ml के कल्चर को विकसित किया है, उस कल्चर को हम ले जाकर इसके अंदर इनॉकुलेट करना है। जैसे हमने चैम्बर में जैसे इनॉकुलेट किया, उसी तरह वैसे ही प्लेन कंडीशन में इसको भी इनॉकुलेट करते हैं। इसे पूरी तरह ओपन नहीं करेंगे। यहाँ जैसे वॉल्स है, इन वॉल्स को खोल देंगे। अंदर का मीडिया स्पिनर के साथ फिरता रहेगा। तो ओपन करने के बाद फ्लेम को शुरू करेंगे। जैसे कैंडल रखने के लिए उस पृष्ठभाग को अल्कोहल से साफ करेंगे। साफ करने के बाद इस 800 मिली मीडिया को हम इसके अंदर डाल देंगे। अंदर डालने के बाद तुरंत इस वॉल को बंद कर देंगे। बंद करने के बाद इस 800 मिली में जो कॉलोनीज है, इस 5000 लीटर्स में पूरी तरह घुल मिल जाएंगे। ऐसे होते हुए 48 घंटों के बाद, क्योंकि बैक्टीरिया बढ़ने का कम से कम समय 48 घंटे है, ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद जितना चाहिए उतना नीचे से ले सकते हैं। तो यहाँ बैक्टीरिया विकसित होने के बाद जितना चाहिए उतना हम नीचे से लेते हैं। यहाँ बैक्टीरिया डेवलप होने के बाद यहाँ से फिल्टर मटेरियल होता है। मतलब इस बैक्टीरिया को फिलर मटेरियल से मिला देंगे। वो कैसे होता है वो हम उधर जाकर देखेंगे। जैसा हमने फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो हमने 5000 लीटर्स का बैक्टीरियल कल्चर को विकसित किया है, तो उस बैक्टीरियल कल्चर को हम अंतिम अवस्था के प्रक्रिया के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। फिनिश्ड उत्पाद ये है कि इसे ब्लेंडर उपकरण कहते हैं। इसका नाम ब्लेंडर है। तो यहाँ पर हम CIP के अनुसार, हमारे सरकारी नियमों के अनुसार रेशो या प्रतिशत जो भी है उस क्वालिटी के अनुसार यहाँ हम अंदाजन 250 लीटर बैक्टीरियल कल्चर को 1000 किलो टाल्क पाउडर, इस टाल्क पाउडर का उपयोग यह है कि बैक्टीरिया को अधिक समय तक पकड़ कर रखता है। उसके बाद तापमान संतुलित रखने में के लिए हम सभी के लिए टाल्क पाउडर का इस्तेमाल होता है। इसलिए हम टाल्क पाउडर को बैक्टीरियल कल्चर के साथ इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम 1000 स्टराइल टाल्कम इस्तेमाल करते हैं। इसको भी हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि अभी तक हम एक छोटे बच्चे की परवरिश जैसे करते हैं, वैसे ही इस बैक्टीरियल कल्चर को फर्मेंटेशन प्रोसेस में बढ़ाने के बाद एक फिलर मटेरियल में इस्तेमाल करने के लिए इस टाल्क को भी उसे निर्जंतुक करते हैं। ये सभी पाउडर स्टराइल टाल्क ही है। ये सभी बैग्स स्टराइल टाल्क है। तो इन सभी को ऑटोक्लेव करने के बाद इन्हें बैच वाइज डंप करते हैं। समझो कि 1 टन कैपेसिटी को ब्लेंडर है, तो इसमें 1 टन 1000 किलो का टाल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 250 लीटर बैक्टीरियल लिक्विड, वो स्यूडोमोनास हो सकता है या बैसिलस भी हो सकता है। इस स्यूडोमोनास को इस टाल्क में धीरे से डाला जाता है, जैसे स्प्रे किया जाता है। स्प्रे करते समय ये टाल्क ब्लेंड होता है। इस 250 लीटर्स को यूनिफॉर्मिटी में मिलाने के लिए इस ब्लेंडर की सहायता होती है। इसमें इस टाल्क को बैक्टीरियाज को पकड़ के रखने के लिए हम एक और चीज मिलाते हैं, उसको हम CMC कहते हैं। वो टाल्क और स्यूडोमोनास कल्चर जो भी है, उन दोनों को अच्छे से पकड़ कर रखते हैं और
ज़्यादा दिन टिकने के लिए इसे ज़रूरी मात्रा में मिलाते हैं। इसमें डालने के बाद कई बार अच्छे से मिलाते हैं और एक समान मिल घुल जाने के बाद हम अंतिम उत्पाद नीचे से इकट्ठा कर सकते हैं। ये अंतिम उत्पाद नीचे से इकट्ठा करने के लिए एक रास्ता होता है। उसके द्वारा हम जो उत्पाद चाहिए वो सभी पाउडर मिश्रण होकर, मतलब तांत्रिक रूप से मिली पाउडर, हम नीचे से इकट्ठा करेंगे। उसके बाद उसको मिक्सर के पास ले जाएंगे। अभी तक हम लोग वहां से जो एक्टिव बैक्टीरिया है जो कि द्रव रूप में है, इसे यहाँ टाल्क में डालकर ब्लेंड कराते हैं। वो स्लीपिंग स्टेज में चला जाएगा। हमें समझने के लिए वो अंडे के अवस्था में बदल जाता है। इस तरह तैयार किए हुए पाउडर को हम इसमें बंद करके, वो थोड़ा ढेर को रूप में होता है, द्रव उससे मिलाने में ढेर जैसा होता है, उसको फिर से बंद करके पैक करते हैं। ये कैसे होता है और कैसे करते हैं ये दिखाता हूँ। अब ये देखिए, हम उस ब्लेंडर में पाउडर और बैक्टीरिया को मिला चुके हैं। द्रव के रूप में जो बैक्टीरिया है उसके साथ टाल्क मिलाया है। उसके बाद उसको ले आकर इसे सीवर में डालते हैं। सीवर में डालने से ढेर में जो टाल्क पाउडर है वो सभी पाउडर के रूप में वहां इकट्ठा हो जाता है। ये देखिए, ऐसे सूख कर बाहर आता है। तो वहां सीवर में तैयार किए हुए इस उत्पाद को हम आखिर में ऐसे पैकेट में भरकर बंद करते हैं और मार्केट में उपलब्ध करते हैं। तो यह है आप लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि सभी वीडियो में बैक्टीरिया शिलींध्र बोलते हैं। तो ये क्या है, ऐसा शक लोगों में हो सकता है। तो उन्हें कैसे तैयार करते हैं ये आप लोगों को समझाने के लिए, समझ गए तो इसका महत्व आपको पता चलेगा। इस उद्देश्य से हमने इस वीडियो को बनाकर आपके सामने ले आए हैं। यह है बैक्टीरिया को प्रयोगशाला में तैयार करने की पद्धति। हमारी भूमि में 30 साल से हमने नष्ट किया हुआ इस बैक्टीरिया को फिर से हम प्रयोगशाला में तैयार करके हमारी भूमि के लिए दे रहे हैं। तो यह है बैक्टीरिया को, मतलब हमारे पौधों को कीटों से बचाने वाले कई बैक्टीरिया शिलींध्रों को प्रयोगशाला में कैसे निर्माण करना है, ये सभी सूक्ष्म रूप से आपको समझाने के लिए और बताने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। तो लाभ ऐसा होता है, फर्मेंटर और सभी फर्मेंटर बड़े पैमाने पर होते हैं, तो उस तरह हजारों लीटर द्रावण तैयार करके उसे टाल्क में, मतलब 1000 लीटर को 250 लीटर डालकर ब्लेंड करने के बाद सीव करके पैक करके आपको उपलब्ध करते हैं। तो यह है हमारी भूमि में सहजता से निर्माण होने वाले बैक्टीरिया को विलग करके हमारे जमीन में फिर से दे रहे हैं। धन्यवाद। हर किसान भी अपनी फसल में बार बार अच्छा फायदेमंद बैक्टीरियाओं को, हम जो पिछले 30 सालों से अपनी मर्जी के अनुसार खेती करके सभी को नुकसान का कारण हुए हैं, लेकिन फिर से हम जमीन में हमें देना चाहिए। इस मौताद में पौधे को फायदेमंद सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु चाहिए, वो सभी फिर से हमें देना ही चाहिए। देते समय केंद्रीय कार्बन मौजूद होने वाली सेंद्रीय उर्वरकों को भी मिलाकर इस सूक्ष्म जीवाणुओं को हमें जमीन में देना चाहिए। धन्यवाद।